हेलो एवरीवन। ये वीडियो में मैं द भारतीय सक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 25 डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे एस्टॉप। Admission not conclusive proof but may stop. Admissions not conclusive proof but may stop. Admissions are not conclusive proof of the matters admitted, but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained. अब देखो, सबसे पहले कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। मतलब उसको कोर्ट ने मान ही लिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में कोई भी आपको प्रूफ एविडेंस देने के लिए मना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बट एडमिशंस जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। आपने कुछ बोला और कोर्ट ने उसको मान लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। बट हाँ, जहां पे भी आप एडमिशंस दे रहे हो वहां पे एस्टॉपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आज अगर मैंने कोर्ट में ये बयान दिया हुआ है कि मैंने खून होते हुए देखा है, और दूसरे डेट पे मैं अगर कोर्ट में ये बयान देता हूं कि मैंने खून होते हुए नहीं देखा था, तो यहां पे मेरे ऊपर एस्टॉपल आ जाएगा। अगर मैंने प्रीवियस कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसको कोर्ट ने एडमिट किया हुआ है, उसके बाद मैं उसको रिट्रैक्ट नहीं कर सकता या फिर डिफर नहीं कर सकता, मैं अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता, वहां पे मेरे ऊपर एस्टॉपल आ जाएगा। तो जो भी एडमिशंस आप कोर्ट में दे रहे हो वो कंक्लूसिव नहीं है, कोर्ट उसको मान ही लेगा ये जरूरी नहीं है। एडमिट कर लेता है बट उसको बिलीव नहीं कर रहा है, बट वहां पे उसको एस्टॉपल किया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा कोई और स्टेटमेंट देने के लिए। An admission is a voluntary acknowledgement made by a party or someone identified with him in legal interest of the existence of certain facts which are in issue or relevant to an issue. In the case, admission in the BSA Act is nothing but a piece of evidence. Admission, whether written or oral, which do not operate by way of estoppel, constitute a kind of evidence which may be rebutted against their makers and those claiming under them, as between them and others. A party is not bound by him own representation where they have not been acted upon by the opposite party. If treated as admission not acted upon, the party who made them may prove that they were not true or mistaken. अब देखो, एडमिशन हमेशा वॉलेंटरीली दिया जाता है, मतलब आप फ्रीली वो पर्टिकुलर फैक्ट को दे रहे हो और उसको एक्नोलेज किया जाता है, एडमिट किया जाता है बाय द कोर्ट। और उसको एडमिट किस में किया जाएगा, बीएसए एक्ट के अंदर एज एन एविडेंस उसको एडमिट किया जाएगा। बट जहां पे भी रिटन या ओरल एडमिशंस आप दे रहे हो, वहां पे अगर आप फिर अपना बयान चेंज कर रहे हो, वहां पे आपके ऊपर एस्टॉपल आ जाएगा। आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, और अगर अलाउ कर रहे हैं तो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों चेंज किया हुआ है, या फिर आपने पहला स्टेटमेंट गलती से दिया हुआ था, या फिर वो सही नहीं था, या फिर थ्रेट या कोerशन इन्वॉल्व था, तो यहाँ पे भी आपको अलाउ कर सकते हैं। तो अगर आप डिफर करना चाहते हो तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आप ये स्टेटमेंट जो एडमिशन दे रहे हो, जो पहले दिया था और अब दे रहे हो, उसमें क्यों इतने चेंजेस है। अगर वो जस्टिफाई है तो अलाउ करेंगे, अदरवाइज वहां पे एस्टॉपल आ जाएगा। Admissions are not conclusive proof. According to section 25, admissions are not conclusive proof of the matters admitted against any party. Regarding conclusive proof, section 3 of the BSA Act states that when one fact is declared by this act to be the conclusive proof of another, the court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो जैसे कि मैंने कहा कि कंक्लूसिव प्रूफ मतलब क्या है, अगर सेक्शन 25 के अंदर कोई पर्टिकुलर एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूफ माना गया, उसका मतलब कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेंगी उसको डिस्प्रूव करने के लिए। आज हम लोग कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, तो वहां पे वो साइंटिफिक प्रूफ है, तो वहां पे किसी और पार्टी को या ऑपोजिट पार्टी को एविडेंस देने के लिए मना कर देंगे, उसको डिस्प्रूव करने के लिए, वो पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए, अगर कोर्ट ने उसको कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर दिया है तो।
आज ग्रेविटी के वजह से कोई भी चीज है, थिंक है, वो नीचे गिर रहा है। यहाँ पे ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है। तो वहां पे कोई भी ऑपोजिट पर्सन को अलाउ नहीं किया जाएगा एविडेंस के तौर पे उसको डिस्प्रूव करने के लिए, जिसको कोर्ट ने कंक्लूसिव प्रूफ एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे देखो, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव, यहाँ पे एक्ट में कौन उसको डिक्लेयर कर रहा है? तो यहाँ पे कोर्ट। कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर अगर जज या मैजिस्ट्रेट वो फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूफ डिक्लेयर कर देता है, तो वहां पे ऑपोजिट पर्सन को कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं किया जाएगा टू डिसअप्रूव दैट पर्टिकुलर एडमिटेड फैक्ट। It is open for a party who made a statement of admission to go back upon his admission, as an admission is not conclusive proof of the matters admitted. The party who made the admission is at liberty to dispute the genuineness of the admission by pleading that it was obtained from him by means of fraud, coercion, undue influence, or intimidation. An admission is not conclusive as to the matters stated therein. It is only a piece of evidence, the weight to be attached to which must depend on the circumstances under which it is made. It can be shown to be erroneous or untrue so long as the persons to whom it was made has not acted upon it to his detriment, in which case it might become conclusive by way of estoppel. अब देखो, यहाँ पे पहली बार आप कोई एडमिशन दे रहे हो कोई स्टेटमेंट का जिसको एडमिट किया गया है, और दूसरी बार आप उसको डिफर कर रहे हो, मतलब मना कर रहे हो वो स्टेटमेंट को एडमिट करने से, या फिर कंप्लीट ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हो, तो वहां पे वो चीज को एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकता है अगर आप प्लीड कर रहे हो कि जो पहला स्टेटमेंट आपने दिया था उसमें फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेशन इन्वॉल्व है। अगर आपको पहले स्टेटमेंट में डरा धमका के, फुसला के, बहला के, फॉल्स प्रॉमिस पे अगर एडमिट किया गया है, तो दूसरे स्टेटमेंट में आप उसको डिफर कर सकते हो अगर आप ये सारी चीज को प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज वहां पे आपके ऊपर एस्टॉपल आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में, एडमिशन में कोई भी फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो स्टेटमेंट आपके ऊपर एस्टॉपल प्ले कर लेगा। एस्टॉपल मतलब आपको रोकेगा वो स्टेटमेंट को चेंज करने से। It is true that evidentially admissions are not conclusive proof of the facts admitted and be explained or shown to be wrong, but they do raise an estoppel and shift the burden of proof to the person making them or his representative in interest. Unless shown or explained to be wrong, they are efficacious proof of the facts admitted. अब देखो, जब भी एडमिशन किया जाता है वो आपके ऊपर एस्टॉपल प्ले कर रहा है, वहां पे आपको डिफर के लिए अलाउ किया जाएगा अगर आप फॉल्स प्रॉमिस, कोर्शन, इंटिमिडेशन इन्वॉल्व का जस्टिफाई कर रहे हो। अदरवाइज वो आपके ही अगेंस्ट में यूज किया जाएगा, मतलब वहां पे एस्टॉपल आ जाएगा टू डिफर दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। Admission is a substantive evidence, though they are not conclusive proof of matter. If the admissions are not explained by the person by whom it was made, it is very strong piece of evidence against the matter. The admission are not to be put to the matter for contradiction if it appears as a witness, if they are not ambiguous. अब देखो, जब भी कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एडमिट किया जाता है, वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर्सन पे लाइक करेगा जो वो स्टेटमेंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर कोर्ट में मैं कह रहा हूं कि मेरे घर पे चोरी हुई है, बट उसको मैं एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा हूं, कोई भी एविडेंस नहीं दे पा रहा हूं मेरे घर पे क्या चोरी हुई है, कब हुई है, ये मैं स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं या उसको प्रूव नहीं कर पा रहा हूं, तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एडमिट तो किया जाएगा बट उस पर रिलाई नहीं किया जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस नहीं कहलाएगा। स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस मतलब क्या है कि जो भी आप फैक्ट बोल रहे हो उसको अगर जस्टिफाई कर रहे हो, प्रूव कर पा रहे हो विथ मटेरियल फैक्ट, तो वहां पे वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। बट जहां पे मैं अपने एडमिशंस को प्रूव ही नहीं कर पा रहा हूं, तो वहां पे वीक पीस ऑफ एविडेंस है और उस पर रिलाई नहीं किया जाएगा। Admissions are conclusive proof of the matters admitted when they operate as estoppel under section 115 of the Evidence Act.
where a statement of admissions made by a party cause a belief in another that a certain thing is true and induces that another person to act upon that belief and to suffer a detriment, the person who made the statement of admission is stopped from denying the truth of that thing. According to section 121 of the BSA Act, when one person has, by his declaration, act, or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceedings between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. अब देखो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 और न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 121 में एस्टोपल को डिफाइन किया गया। एस्टोपल मतलब आपको रोक दिया जा रहा है। आज मेरे स्टेटमेंट की वजह से ऑपोजिट पार्टी ने वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मान लिया और उसके ऊपर उसने एक्ट किया हुआ है, कुछ काम किया हुआ है, तो वहां पे वो पर्सन के ऊपर एस्टोपल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपको कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं और मेरे इतने सारे प्रोजेक्ट्स है और वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपसे मटेरियल चाहिए, आप मटेरियल का सप्लाई कर रहे हो। अब मेरे ये स्टेटमेंट पे आपने मुझे 15 लाख का या 5 लाख का मटेरियल सप्लाई किया हुआ है। उसके सप्लाई करने के बाद मैं अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता हूं कि मैं तो बिल्डर ही नहीं हूं, मैं तो वर्कर हूं। तो यहाँ पे प्रीवियस जो स्टेटमेंट मैंने दिया था जिससे कि आप इंड्यूस हो चुके थे, उस स्टेटमेंट को मान लिया था, अब वहां पे मेरे ऊपर एस्टॉपल आ जाएगा। मैं सेकंड स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं कि मैं तो वर्कर हूं, वो कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ही स्टेटमेंट पे आपने एडमिट कर लिया था और उस पर एक्ट कर लिया था, आपने वो मान लिया था कि मैं बिल्डर हूं और उसके रिप्रेजेंटेशन पे आपने मुझे वो मटेरियल सप्लाई किया हुआ है। तो सेक्शन 121 ऑफ द बीएसए एक्ट जो नया एक्ट है या 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, दोनों में अगर मैं ऐसा आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिस स्टेटमेंट को आप बिलीव कर रहे हो और उस पर आपने कुछ काम किया हुआ है, तो वहां पे मेरे ऊपर एस्टॉपल आ जाएगा। For the application of the doctrine of estoppel, mainly three conditions have to be fulfilled. First, there must be a representation either oral or written by a person to another person. तो देखो पहला कंडीशन एस्टॉपल का क्या है कि मैं कोई रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं बिल्डर का यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा था आइदर ओरली और रिटनली। सेकेंड, द अदर पर्सन मस्ट हैव एक्टेड अपॉन द सेड रिप्रेजेंटेशन टेकिंग द एडमिशंस एज ट्रू। तो देखो मेरी ये रिप्रेजेंटेशन पे ऑपोजिट पर्सन ने उसको मान लिया, उसने बिलीव कर लिया और उसने एक्ट किया हुआ है, मतलब उसने मुझे सप्लाई किया मटेरियल मेरे रिप्रेजेंटेशन पे। एंड थर्डली, ही शुड सफर सम प्रेजुडाइज बाय बिलीविंग द रिप्रेजेंटेशन और मस्ट हैव एक्टेड इन डेट्रीमेंट टू हिज इंटरेस्ट बाय रीजन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। अब देखो मेरे रिप्रेजेंटेशन पे उसने 5 या 15 लाख का मटेरियल सप्लाई किया, बट अब उसको लॉस हो रहा है क्योंकि मैं अब उसको डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मैं वर्कर हूं, तो वहां पे तो उसको लॉस है ना 5 या 15 लाख का, वो उसको रिकवर कैसे करेगा? उसने तो मेरे बिल्डर के रिप्रेजेंटेशन पे या रेपुटेशन पे उसने ये सप्लाई किया हुआ था, बट इतना बड़ा अमाउंट अब वर्कर उसको कैसे वापस करेगा? तो यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट पे मुझे एस्टॉपल कर दिया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 25 कंप्लीट हो रहा है।